Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. स्टार्ट कर रहे हैं आज नई यूनिट बायोटेक्नोलॉजी में एंड हमारा इसमें 2 चैप्टर है. उसमें से पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. सो इसके बारे में एक बेसिक डिस्कशन करते हैं बेटा पहले कि ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है. नाम को फिर से तोड़ो, बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदे के लिए कर रहे होंगे. तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हम किन प्रिंसिपल्स पर ये टेक्नोलॉजी लगाते हैं बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स पे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, और क्या क्या प्रोसेस इसमें होता है, क्या प्रोसेस है जिससे हम कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बना सकते हैं, कोई बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उससे क्या क्या ह्यूमन को फ़ायदे हो सकते हैं. क्योंकि ह्यूमन कोई भी रिसर्च कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो किसी न किसी आउटकम के लिए कर रहा है. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में बेटा बहुत अच्छा स्कोप है आगे रिसर्च वगैरह में. आगे आप जाते हैं जब करियर्स चूज़ करते हैं अपना, तो उसमें बैचलर्स, मास्टर्स सब अलग से एक फील्ड भी होती है जो बायोटेक्नोलॉजी पर होती है. काफ़ी रिसर्च स्कोप है इसमें. बिकॉज देखो हम कर क्या रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं एक तरह से हम, पर हम वो इंजीनियरिंग किस पे कर रहे हैं बेटा, जीन्स पर कर रहे हैं. हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं. किसी चीज़ को तोड़ना जोड़ना सब हो रहा है, पर कोई प्रोडक्ट, कोई गाड़ी तैयार करने के लिए नहीं. बायोलॉजी के अंदर, एक सेल के अंदर, जीन्स के ऊपर ऐसा हो रहा है. एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, जैसे कि मान लो किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो प्रॉब्लम क्या है, उसका कोई जीन गड़बड़ है. तो कितना आराम हो जाए ना अगर हम वो खराब जीन कट करके निकाल दें और नया जीन लगा दें, उसका डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा. बट ये सुनने में जितना आसान है, करने में पॉसिबल उतना नहीं है. या आप कह लो कि इतना बायोलॉजिकल सिस्टम में ये इंजीनियरिंग करना इतना आसान नहीं है, इसका आउटकम रिजल्ट पॉजिटिव लाना उतना आसान नहीं है. बट चीज़ें हो रही हैं, रिसर्च हो रही है, और यही जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स पर होने वाला तोड़ना जोड़ना, जीन एडिशन, जीन डिलीशन, जीन मॉडिफिकेशन, यही सब हम पढ़ने वाले हैं. इसको अगर जितना रिसर्च बेटा, ये बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है आगे, क्योंकि इसमें जितनी भी एडवांसमेंट्स होती जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके ह्यूमंस की सॉल्व होती जाएंगी जो जीन्स से रिलेटेड है. तो फील्ड थोड़ा ऐसा है कि आगे स्कोप इसलिए बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस दे रहा है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं. तो इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं बेटा. एक होता है कि क्या प्रिंसिपल्स लागू हो रहे हैं, क्या प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का, एंड सेकेंड इज हम इसको किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं. वो नेक्स्ट चैप्टर में आता है कि हम इसको एग्रीकल्चर में अप्लाई करके अच्छी क्रॉप्स बना रहे हैं, खाना अच्छा कर रहे हैं, जो भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल्स हैं उनके इफेक्ट से बच रहे हैं, तो हम कैसे अप्लाई करते हैं. सेकंड आता है कि हम मेडिसिन फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं और जो मेडिसिन हमारे पास नहीं है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जो प्रॉब्लम्स हमारे पर अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है उनका इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं. तो बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से किए जा रहे हैं. तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं. इसमें हम सीखते हैं कैसे होता है, और हम नेक्स्ट चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि हम इसको कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी फील्ड में अप्लाई करें, क्यों अप्लाई करें, हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है. तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में बेटा हम 3 पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं. दैट इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के कि क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स कि आपको ये सब करने के लिए किन किन सामान की ज़रूरत है. अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, देखो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करने वाले हो, जीन्स पर इंजीनियरिंग करने वाले हो. ये जो जीन्स पर इंजीनियरिंग होती है इससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं. अभी हम सब सीखेंगे, बस हम चैप्टर का एक जिस्ट ले रहे हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले हैं मतलब मान लो बेटा किसी ऑर्गेनिज्म के पास ये डीएनए है, आपने क्या किया, इसमें एक नया जीन का टुकड़ा भी लगा दिया. आपने किसी तरह इसमें एक जीन का ये टुकड़ा जोड़ दिया है. तो अब इस नए जो डीएनए है इसको आप क्या बोलोगे, आर डीएनए, आर छोटा डीएनए बड़ा, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए. क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल डीएनए तो नहीं रहा ना, आपने इसको किसी से कंबाइन किया है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. और ये जिस टेक्नोलॉजी से होता है उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आर डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं. आर डीएनए टेक्नोलॉजी. और बेटा आप आर डीएनए टेक्नोलॉजी को RDT भी लिख सकते हैं. RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी.
या rDNA टेक्नोलॉजी लिख लीजिए। इस तरह से rDNA लिखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड टेक्नोलॉजी अलग से लिख दीजिए, ठीक है। तो हम RDT के लिए यूज होने वाले टूल्स पढ़ेंगे कि हमको क्या चाहिए, भाई ये कैसे आया, हमने कहीं तो कट किया होगा, हमको सीजर चाहिए होगा, इसमें चिपकाया होगा, हमको ग्लू चाहिए होगा, हमको कोई ऑर्गेनिज्म भी चाहिए होगा जिसमें ये नया जीन अपना प्रोडक्ट बनाए, तो हमको बहुत सारे टूल्स चाहिए। एंड देन हम करेंगे कि प्रोसेस क्या है, कैसे किया, क्या प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, और फिर क्या प्रोसेस है, और प्रोसेस के लिए कौन से टूल्स लगते हैं। तो प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस 3 पार्ट में हम बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया उसको हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन में भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप एज इट इज मार्क कर लेंगे क्या डेफिनेशन है, उसको एज इट इज याद कर लेंगे, और डिट्टो आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है या ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोसेस बनाना है। कैसे बनाना है बेटा, आप या तो लाइव ऑर्गेनिज्म यूज कर लो, यानी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज कर लो, या उसमें से निकाल लो कोई एंजाइम जो आपके काम का है, और आप उसका इस्तेमाल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट और प्रोसेस बनाओ। तो इस सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को एंजाइम को यूज़ किया, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो ये सब तोड़ना जोड़ना सामान बनाना, ये सब जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ये हम किस बायोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इन दिस सेंस अगर ऐसा है तो आगे खुद ही एनसीईआरटी बता रही है, मेकिंग कर्ड जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लाइव ऑर्गेनिज्म यूज होता है, ब्रेड और वाइन which are all microbe mediated process could also be thought as a form of biotechnology। तो तुम बोलोगे ठीक है मैम, इसमें भी तो हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप पढ़ते भी हो, माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, तो ये डेफिनेशन तो फॉलो हो जाएगी, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। However, it is used in a restricted sense today। ठीक है, जनरलाइज्ड तो ठीक है ये कि ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से, बट अब हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और एक डेफिनेशन बना रहे हैं। To refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a larger scale। पहली वाली डेफिनेशन ठीक थी, तो लोगों ने बोला तब ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तुमने इसमें क्या किया, हमने तो बस दही में दूध में थोड़ा सा वो कर्ड का वो जो आप थोड़ा सा कर्ड यूज़ करते हो फिर पूरा कर्ड बन जाता है, लैक्टोबैसिलस होता है, तो वो यूज़ किया, तो इसको आप बायोटेक्नोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, आपने कौन सी इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की। तो हमने बोला चलो डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल लाइव ऑर्गेनिज्म की जगह अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं लार्ज स्केल पे, तो हम इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ऊपर वाली डेफिनेशन भी सही है, बस उसको और मॉडिफाई किया हमने और ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किया और ये डेफिनेशन बनाई, ठीक है। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस और टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। कुछ और टेक्निक्स भी ऐड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो fertilization leading to a test tube baby, synthesizing a gene and using it, एक नया जीन बनाना, एक टेक्निक दिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिससे आप टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं। दूसरा दिया है एक नए जीन को तैयार करना। तीसरा दिया है डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, ठीक है, और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। एक चौथा दिया है कि अगर आप किसी जीन को करेक्ट कर रहे हो, ये ऑल आर पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ गई बेटा, फर्स्ट आ गया कि आपने यूज़ किया यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होगा बेटा, किसी के पास ये डीएनए था, हमने ये जोड़ दिया और उसके बॉडी में पहुंचा दिया, तो हम बोलेंगे उसके पास rDNA है, मतलब उसका जीन मॉडिफाई हो गया, जीन में कुछ चेंज आ गया है, एक नया टुकड़ा आ गया है उसके जीन में, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा जिसके अंदर अब हम ये नया डीएनए पहुंचाएंगे जिसमें एक नया टुकड़ा है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करना टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑन लार्जर स्केल, ये मॉडर्न डेफिनेशन हो गई एक तरह से। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी की ही एग्जाम्पल दे रहा है
कि एक तो ये हो गई डेफिनेशन, और खुद ही बता रहे हैं एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आएंगी, जैसे कि आ गया बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनेगा? टेस्ट ट्यूब बनेगा टेस्ट ट्यूब बेबी बनेगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF से, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं जीन सिंथेसिस करना, एक नई जीन बाहर लैब में तैयार करना, केमिकली सिंथेसाइज करना। तीसरा कह रहे हैं आपका सेकंड हो गया सिंथेसाइज, डेवलपिंग अ DNA वैक्सीन, आपने बाहर लैब में एक DNA वैक्सीन तैयार करी है। देखो DNA पे काम हो रहा है, जीन पे काम हो रहा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में लैब में वो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं फर्टिलाइजेशन वाली। और चौथा कह रहा है अगर आपने किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया, जीन करेक्शन, तो फिर से जीन पे काम कर रहे हैं हम। ये सबको भी कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है, इसमें कुछ बहुत टफ नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, आपको याद करना है। अब ध्यान से सुनो, आगे दिया हुआ है द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB। देखो दो डेफिनेशन मिल गई हैं, जो 12th क्लास की आपकी सारी डेफिनेशन एक जगह चल रही है, उसमें आप अभी ऐड कर लेंगे, आपको मिल जाएगी EFB। और अभी आपको पीछे क्या मिली थी? RDT। दो फुल फॉर्म हो गई है, RDT और EFB। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट, अब इसको आप अच्छे से याद करोगे, दैट इनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया कि एक ट्रेडिशनल जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन थी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को फ्यूज किया। द डेफिनेशन गिवन बाय EFB इज एज फॉलोज, और बोला द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogues for products and services। क्या कह रहे हैं ये कि जोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो नेचुरली चीजें हो रही हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स या उनका सेल या उनका कोई पार्ट या उनका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग, जैसे कि उनका DNA यूज करना, उनका प्रोटीन यूज करना, ये सब, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो कह रहे हैं कि अगर आप नेचुरल साइंस को जोड़ दें लैब में किसी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन दी हुई है और कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, और आप ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं या उसकी सेल का या पार्ट का या किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग का, और उससे कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं लैब में रिसर्च करके, तो उस चीज़ को हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रखते हैं, ठीक है। दो इन्होंने बोला नेचुरल साइंस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं लैब में होने वाले बना रहे हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, लैब में या किसी फैक्ट्री में, वॉट एवर इट कैन बी। तो नेचुरल होने वाली चीज़ में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि हम लैब में कोई प्रोडक्ट बनवाएं, तो ये सब चीज़ों के लिए हम ऑर्गेनिज्म का, सेल का, उनके पार्ट का, उनके किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग का यूज़ कर सकते हैं। ऑल दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी पर टेक्नोलॉजी या बायोलॉजी का यूज़ करके टेक्नोलॉजी करना, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है जो आप यहाँ पे पढ़ना चाह रहे थे, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। उसमें से आपका फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखो, among many the two core techniques, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बट उसमें से दो कोर टेक्निक्स दैट enabled birth of modern biotechnology, जिसकी वजह से जो अभी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो पॉसिबल हो पाई है, वो टू कोर टेक्निक्स क्या हैं? एक तो है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये दूसरा है, इसको कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एक तो हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई और एक हमको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आ गई, इसीलिए इन दोनों ने दो कोर टेक्निक का काम किया जिसकी वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल हो पाई है। अब एक एक करके समझते हैं क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, नाम तोड़ो, जीन्स पर इंजीनियरिंग, टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA। DNA या RNA का आपने, जेनेटिक मटेरियल का आपने कोई चेंज कर दिया, उसमें कोई केमिस्ट्री उसकी चेंज कर दी। टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसमें आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। देखो बेटा, मान लो ये कोई सेल है, उसके अंदर ये DNA है, ठीक है। आपने क्या किया, एक दूसरी सेल है, उसके DNA में से एक जीन का टुकड़ा पसंद आया आपको, तो आपने क्या करा, ये सेल के
डीएनए को बाहर निकाला और इसमें इसका जीन का ये जो टुकड़ा है वो जोड़ दिया और आरडीएनए बना लिया और इस आरडीएनए को इसमें पहुंचा दिया। यानी अब आपके पास कंडीशन कैसी है, ये सेल है, इसके अंदर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए है, ठीक। तो ये जो सेल है जिसमें आप ये काम कर रहे हैं, इस सेल को हम कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए का, आरडीएनए का यूज कर रहे हैं। टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री आपने चेंज कर दी, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट सेल, और फिर इसको आपने क्या किया, होस्ट सेल में पहुंचा दिया, इसको आपने होस्ट सेल में पहुंचा दिया, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म में मान लो ये जो हरा जीन है उससे लेट्स से मान लो कि ये जो हरा जीन है ये किसी प्लांट की साइज के लिए, कि प्लांट की साइज और ज़्यादा होगी, तो अब ये वाला सेल जिस प्लांट का है उसमें साइज इंक्रीज होगा, ज़्यादा प्लांट की हाइट होगी, प्लांट हाइट का लेट से जीन है। तो इस प्लांट सेल का, इस होस्ट ऑर्गेनिज्म का बेटा फिनोटाइप, फिनोटाइप जीनोटाइप आप समझते हैं कि अगर हम जीनोटाइप चेंज कर रहे हैं तो उस जीन की वजह से होने वाला फिनोटाइप, दिखने वाला जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा वो भी चेंज होगा। तो आप होस्ट ऑर्गेनिज्म में कोई फिनोटाइप चेंज करना चाहते हैं और वो जीन उस सेल के पास नहीं है, उस होस्ट के पास नहीं है, तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए को उसमें एंटर कराएंगे और उसके फिनोटाइप को चेंज कर देंगे। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम जीन पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये डीएनए लिया, इसमें से अपने मनपसंद का जीन डाला, इस आरडीएनए को वापस इसके अंदर डाला और इस सेल के अंदर चेंजेस कर दिए, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस कर दिए। टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऐसी कोई भी चीज़ आप करते हैं, जीन्स के साथ जीन मॉडिफिकेशन करते हैं, आरडीएनए बनाते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज करते हैं, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। दूसरा, अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी, ये पॉसिबल होने के लिए दूसरी इंजीनियरिंग की जरूरत है, दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, कि भाई इस सेल को अब कोई और बैक्टीरिया इन्फेक्ट ना कर सकता हो। माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री यानी स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना, एम्बियंस कंडीशन, माहौल, एनवायरमेंट in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities। ऐसा इसलिए कि बेटा मान लो ये बैक्टीरिया की सेल है और आपने उसका फिनोटाइप चेंज किया और बैक्टीरिया ने एक होस्ट ऑर्गेनिज्म का काम किया है। अगर यहाँ पर और बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो दिक्कत है, आप इन बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से अलग कैसे करोगे। तो आप चाहते हो पूरी कंडीशन जो है वो माइक्रोब कंटामिनेशन फ्री रहे, यानी स्टेराइल रहे, ताकि सिर्फ आपका पसंदीदा या रिक्वायर्ड बैक्टीरिया ही वहां पर ग्रो करे। फिर से पढ़ो, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटी में तो रखना ही है हमको, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ डिजायर्ड सेल, डिजायर्ड यूकैरियोटिक सेल, डिजायर्ड माइक्रोब, डिजायर्ड बैक्टीरिया ही ग्रो करे, तो ये पूरा एम्बियंस जो है वो माइक्रोब फ्री रहे जहाँ पर ये काम हो रहा है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, ताकि हम जो प्रोडक्ट इसके अंदर बनाना चाहते हैं इस नए जीन से वो बना सकें, लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एटसेट्रा। हो सकता है आपने एक ऐसा जीन डाला है जिससे यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक बन रहा हो सकता है ऐसा जीन डाला है जिससे कोई वैक्सीन बन रहा हो सकता है ऐसा जीन लगाया आपने जिससे कोई एंजाइम बन रहा हो और वो प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो इसको कंटामिनेशन फ्री रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ों को हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर पाओ और ये सब यहाँ ग्रो ना करें, मतलब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो पाए, तभी जेनेटिक इंजीनियरिंग सक्सेसफुल होगी और तब जाके आप ऐसे प्रोडक्ट्स इकट्ठा कर सकते हैं, लैब में ये चीज़ें बना सकते हैं जो नेचुरली बन रही हैं तो पाना मुश्किल है, या नेचुरली कम पड़ रही हैं, या नेचुरली काफ़ी टाइम में लगता है उनको बनने में, वो फास्ट पेस पर यहाँ लैब में हो सकते हैं। तो ये दो होते हैं बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये दो किस में आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, जो आपका फर्स्ट यहाँ पर पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने इस वाले लेक्चर में क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन करी है,
बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन करी है और इसमें से फर्स्ट चीज़ करी है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन याद रखनी है, उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन याद रखनी है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की डेफिनेशन याद रखनी है, जो आपको एज इट इज एनसीईआरटी की याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बेटा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एंड देन हम उसमें आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं, थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब तक के अभी इस वाले लेक्चर में यहीं पर रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू।